आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने देश का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है भारत के 7वें संवैधानिक संशोधन की, एक ऐसे कदम की जिसने सच में आधुनिक भारत की शक्ल तय की। चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। एक तारीख 1 नवंबर 1956। आखिर ऐसा क्या हुआ इस दिन कि ये भारत के नक्शे और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतनी जरूरी बन गई? आइए इस तारीख के पीछे की उस बड़ी कहानी को खोलते हैं जिसने भारत को एक नया रूप दिया। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये उस बदलाव को साफ साफ दिखाती है। बाईं तरफ 1956 से पहले का भारत एक उलझी हुई पहेली जैसा था, जिसमें पार्ट ए, बी, सी और डी मतलब 4 अलग अलग तरह के राज्य थे। लेकिन दाईं तरफ देखिए, तस्वीर कितनी साफ हो जाती है। एक सीधी सादी व्यवस्था, सिर्फ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो सवाल ये है कि इस उलझी हुई पहेली को सुलझाया कैसे गया और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो चलिए इस बदलाव की जड़ तक चलते हैं। ये सब शुरू हुआ एक देशव्यापी मांग से, एक ऐसी आवाज जिसे और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आजादी के ठीक बाद पूरे देश से एक जोरदार आवाज उठ रही थी। लोग चाहते थे कि राज्यों की सरहदें भाषा के आधार पर तय हों। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मांग नहीं थी, ये अपनी पहचान की, अपनी संस्कृति की मांग थी, ताकि एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रह सकें। और इसी मांग का नतीजा था एक लैंडमार्क रिफॉर्म। इसका मकसद साफ था, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर फिर से बनाना। अब इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा 2 हिस्सों वाला मास्टर प्लान तैयार किया गया। ये एक संवैधानिक और कानूनी, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सॉल्यूशन था। इस मास्टर प्लान का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा था 7वां संवैधानिक संशोधन। इसे आप इस पूरे बदलाव की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। इसी संशोधन ने सरकार को वो मौलिक शक्ति दी जिसकी उसे जरूरत थी, पुरानी उलझी हुई राज्य व्यवस्था को खत्म करने और एक नई लॉजिकल व्यवस्था बनाने की। और दूसरा हिस्सा था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। अगर संशोधन रीढ़ की हड्डी थी, तो ये वो कानूनी औजार था जिसने उस शक्ति को जमीन पर उतारा। इसने फजल अली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर नए राज्यों की सीमाएं खींची और उस बड़े बदलाव को हकीकत में बदल दिया। तो देखिए कितना शानदार 2 स्टेप सॉल्यूशन था। स्टेप 1, 7वें संशोधन ने संवैधानिक दरवाजा खोला, पावर दी। स्टेप 2, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उस दरवाजे से गुजरा और उस पावर को एक्शन में बदल दिया। एक के बिना दूसरा अधूरा था। दोनों ने मिलकर काम किया और भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। आजादी के बाद भाषाई राज्यों की मांग बढ़ती गई। सरकार ने इस पर विचार करने के लिए फजल अली कमीशन बनाया, जिसने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 1 नवंबर 1956, जब 7वां संशोधन और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दोनों एक साथ लागू हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मास्टर प्लान का नतीजा क्या निकला। भारत का नक्शा आखिर कैसा बना और एक नई फेडरल स्ट्रक्चर ने कैसे जन्म लिया। तो इस ऐतिहासिक फेरबदल के बाद भारत के नए नक्शे पर कितने राज्य उभरे? जवाब है 14। भाषा के आधार पर बने 14 नए राज्य। और इन 14 राज्यों के साथ साथ एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी भी बनाई गई, 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। ये पूरी लिस्ट उस जबरदस्त बदलाव को दिखाती है। इसमें बॉम्बे और मद्रास जैसे बड़े राज्य भी दिख रहे हैं, जो बाद में और बढ़कर आज के महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य बने। मतलब ये जो नक्शा बना वो आज के भारत की नींव था। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये काम सिर्फ नक्शे पर कुछ नई लकीरें खींचने जैसा नहीं था। ये इससे कहीं ज्यादा गहरा और मुश्किल था। इसे लागू करने के लिए भारत के संविधान में ही कई बुनियादी बदलाव करने पड़े। ये बदलाव इतने बड़े थे कि संविधान की किताब को ही अपडेट करना पड़ा। देखिए, आर्टिकल 1 ने तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की परिभाषा ही बदल दी। लोकसभा में हर राज्य को सही प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए आर्टिकल 81 और 82 में बदलाव हुए। एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आर्टिकल 153 ने कहा कि एक ही गवर्नर 2 या ज्यादा राज्यों को भी संभाल सकता है। और आर्टिकल 240 ने यूनियन टेरिटरीज को चलाने का पूरा नया ढांचा तैयार किया। मतलब ये सिर्फ कुछ बदलाव नहीं थे, ये संविधान को एक नए भारत के लिए तैयार करना था। चलिए अब इस कहानी के अंतिम हिस्से में चलते हैं,
देखते हैं कि 1956 के इन बदलावों की गूंज आज तक कैसे सुनाई देती है, खासकर देश के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर। इस रीऑर्गेनाइजेशन ने भारत की संसद को भी एक नया आकार दिया। लोकसभा में सीटों का बंटवारा अब नए राज्यों की आबादी के हिसाब से किया गया, ताकि हर नागरिक की आवाज का वजन बराबर हो। और राज्यसभा में सीटों का सही बंटवारा करने के लिए तो चौथी अनुसूची को पूरी तरह से दोबारा लिखना पड़ा। ये एक तरह से लोकतंत्र को जमीनी हकीकत से जोड़ना था। तो बॉटम लाइन ये है कि ये कहानी सिर्फ भूगोल या नक्शों की नहीं है। असल में ये कहानी पॉलिटिकल पावर और लोगों की आवाज को फिर से बांटने की है। और हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत काम की है। अगर एक नंबर पक्का करना है तो बस ये 3 बातें याद कर लीजिए। साल 1956, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन और नतीजा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। पॉलिटी की किसी भी एमसीक्यू में ये सवाल दिख सकता है और आपका 1 नंबर पक्का। तो 1956 में भाषा ने भारत का नक्शा बनाया। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य का भारत किन मुद्दों की स्याही से अपना नक्शा लिखेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है जितना 1956 में था। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।